स्वागत है सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस पर। भारतीय विजन क्लासेस पर एक बार फिर से हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रारंभ से निचोड़ एमसीक्यू प्रारंभ कर दिए हैं, तो सभी साथी क्लास से जुड़ जाएंगे। आज हम इस क्लास में हिंदी साहित्य का जो इतिहास की लेखन की परंपरा है उससे निचोड़ एमसीक्यू देखेंगे। यहाँ पर अब जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं अभी तक हुई हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो जो भी साथी हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं वे इस क्लास से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को पुख्ता करें और जांच भी करेगा आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हम यूथ कंपटीशन की जो पुस्तक है उस पुस्तक से हम आपको एमसीक्यू करवाने जा रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। आपके यहाँ चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गारसा दत्तासी, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी जॉर्ज गिरियर्सन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इतिवृत्ति का अधिकतर जो संबंध रहा है, अगर कथनों की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन में यह जो शब्द बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। तो इतिवृत्ति और आलोचना का समवेत रूप होने का से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन का जो सही जवाब है, यह कथन किनका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इनका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रमुख समीक्षक और आलोचक रूप में क्या रहे? तो प्रसिद्ध रहे हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। ऑप्शन ए डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इसको भी देख लेंगे इसने क्या कहा है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल का नामकरण को देख लेंगे। तो आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा, बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा, वीर काल आचार्य वीर सोनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, संधि और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा, और आदिकाल को आदिकाल नामकरण करने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी दोनों ने संयुक्त रूप से कहा, और जय काल जो है रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से जो कंफ्यूजन है याद रखिएगा, चारण काल सिर्फ पूछेगा तो जॉर्ज ग्रियर्सन, और संधि और चारण काल अगर पूछेगा तो राम कुमार वर्मा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? ऑप्शन ए है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन बी है द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ऑप्शन सी है ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ऑप्शन डी है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका के विशेषांक के रूप में जो प्रकाशित तो होने वाली जो इतिहास ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है, याद रखिएगा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसे भी देख लेंगे। तो ग्रियर्सन इस ग्रंथ का जो समय, ग्रियर्सन का इस ग्रंथ का समय जो है वो 1888 ईस्वी है। 1888 ईस्वी है, और इस ग्रंथ में ग्रियर्सन ने 952 कवियों को शामिल किए हैं। और इस ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किए, जिसका प्रकाशन वर्ष का समय है 1957। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य थे, सभी तथ्य से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का क्या नाम है? यानी नाम पूछा गया है। हिंदी काव्य धारा जो है इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है
महोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर सहीदुल्ला और या डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, हिंदी काव्य धारा जो है इसके जो लेखक हैं वो कौन है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी है, यानी राहुल सांकृत्यायन जी हैं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहुल सांकृत्यायन जी जो हैं वो क्या है, तो वो उनको यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी बिंदु है। राहुल सांकृत्यायन को यात्रा साहित्य का क्या कहा जाता है, तो पितामह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक दो उप शीर्षकों में विभाजित किया है। अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए थे आदिकाल को संधि और चारण काल किसने कहा, वही प्रश्न है। प्रश्न को आसान तरीके से आपको समझा दिए। ऑप्शन ये है डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खेलावन पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो किसने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि और चारण काल दो दो नाम से, दो उपशीर्षक से उनका नामकरण किया, नहीं आदिकाल को संधि और चारण काल कहे हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न था। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है वो उनको आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पर चारण काल नामकरण करने वाले कौन है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। वीर गाथा काल तो जानी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आधार काल जो है सुमन राजे ने कहा है, और सिद्ध और सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। राहुल सांकृत्यायन का संबंध सिद्धों और सामंतों से रहा है। उन्होंने ही हिंदी के प्रथम कवि जो है सरहप्पा को कहा था, जो एक सिद्ध थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया, यानी मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है, यह प्रश्न है। तो मिश्र बंधु यानी मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा है, श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल या रसाल काल। तो सही जवाब है मिश्र बंधुओं ने जो है वो रीतिकाल को अलंकृत काल कहे हैं। क्या कहे हैं, अलंकृत काल, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्राचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया। याद रखिएगा, अलंकृत काल नामकरण करने वाले मिश्र बंधु हैं, जबकि रीतिकाल जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहे हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा, क्या कहा, श्रृंगार काल कहा। और कला काल कहने वाले कौन है, तो कला काल जो है वो रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल की संज्ञा दी है। आगे बढ़ते हैं, रीतिकाल का जो समय है 17वीं शताब्दी से के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक रीतिकाल की समय मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितने सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ चुका है और बहुत ही VVI प्रश्न इसको कह सकते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को, देखिए आदिकाल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है, यानी सिद्ध सामंत युग या सिद्ध सामंत काल किसने कहा है आदिकाल को। ऑप्शन ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी है रामचंद्र शुक्ल या डी है राहुल सांकृत्यायन। तो सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग किसने कहा, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूजीसी नेट में भी यह प्रश्न आ चुका है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध और सामंत काल नामकरण किए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है जिसको हम एक बार बता भी चुके हैं। चारण काल किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और संधि और चारण ये दोनों को पकड़ के चलना है, सिर्फ चारण पूछेगा तो जॉर्ज ग्रियर्सन और संधि और चारण काल कहेगा तो राम कुमार वर्मा। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास यह किनकी रचना है, यह साहित्य का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। और यह ग्रंथ किनका है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामाशंकर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसके रचनाकार कौन है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की इतिहास ग्रंथ है। याद रखिएगा, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण याद रखिएगा, हिंदी
साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा। और हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर श्याम सुंदर दास की जो है ये आलोचनात्मक रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णीत नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। तो यह कथन किनका है, यानी यह कथन किनका है, यह पूछा है प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो यह जो कथन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। प्रश्न है इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है, कौन सा विवरण जो है वो सही नहीं है, प्रश्न पूछा है। अब यहां देखिए, गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल कर्मानुसार प्रस्तुत किया है, सही नहीं पूछा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ये जो है यही क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ये तो असंगत हो गया। इसका मतलब बाकी सभी क्या है, सही है। क्योंकि गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को जो है वो वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर उनको क्या किया है, तो प्रस्तुत किया है, कालानुक्रम पद्धति के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं पूछा है। तो ऑप्शन यही मेरा क्या था, तो ये सही नहीं था। अब यहाँ ऑप्शन बी, सी और डी को भी थोड़ा समझ लेते हैं। सिंह सिंह सरोज ने 1000 कवियों का जीवन चरित्र प्रस्तुत किए हैं। अब यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद जो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से प्रकाशित किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल कर्मानुसार वर्गीकृत किए, ये भी सही है बिल्कुल। यहाँ ऑप्शन नंबर ये है वो क्या है, यह गलत है, क्योंकि उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का विवरण वर्णानुक्रम पद्धति से दिए हैं। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ में जो है उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया और हिंदी और उर्दू कवियों को अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया। और उनका जो इतिहास ग्रंथ है वो दो भागों में इनका इतिहास ग्रंथ है, जिसमें प्रथम भाग में 2 संस्करण है। प्रथम संस्करण 1839 ईस्वी और द्वितीय संस्करण 1847 ईस्वी। और जो अंतिम भाग है, जो दूसरा भाग है वो 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, ये भी याद रखेगा। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है, तो शिव सिंह सरोज है, जिसमें लगभग 838 कवि यानी लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उसमें दर्शाया गया है। अब याद रखिएगा, हिंदी साहित्य में गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया है, जबकि मिश्र बंधु और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, उक्त पंक्ति किसकी है। अब देखिए उक्त पंक्ति किसकी है, उक्त पंक्ति जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब यहाँ कुछ इतिहास ग्रंथ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी की इतिहास ग्रंथ है, प्रकाशन वर्ष भी इधर दिया हुआ है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी। और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैं इस्लाम को बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और हाई लेवल का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में जो परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न दिया था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वीवीआई है। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहूंगा कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह पंक्ति जो है ये भक्ति आंदोलन के संदर्भ में किस विद्वान का है, यानी किस विद्वान का यह पंक्ति है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी,
ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? अब यहाँ रखने का सुझाव है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझेंगे। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया है? श्रृंगार काल किसने कहा, सभी को जान रहे हैं। श्रृंगार काल जो है आचार्य महावीर प्रसाद, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा है, तो रीतिकाल को जो है वो श्रृंगार काल दिया। लेकिन यहाँ सुझाव किसने दिया, ये वीवीआई है, क्योंकि यहीं पर आदमी विद्यार्थी क्या करते तो मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ पर सुझाव की बात हुई है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में यह कहे हैं कि रीतिकाल को अगर कोई श्रृंगार काल नाम रखे तो रख सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रीतिकाल का अन्य नामकरण करने वाले, रीतिकाल को जो है रीति काव्य किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा, रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा, और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं, यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए यहाँ ग्रंथ हैं। अब देखिए यूजीसी नेट की ये लेवल की, हाई लेवल की क्वेश्चन है, और ये यूजीसी नेट की एग्जाम में 2 बार यह प्रश्न पूछ चुका है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। अब यहाँ देखिएगा, राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित रामायण। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन जो कूट के द्वारा दिया है, एक और ये दो दोनों सही हैं, या 2 या 3 सही हैं। ऑप्शन सी में है 3 या 4 सही हैं, या ऑप्शन डी में 2 या 4 सही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम सतसई और कड़खा रामायण जो है वो शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पर मिलाना है, मिलान करने वाला दिया हुआ है। अब सुमेलित कीजिए, क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करेंगे इस प्रश्न को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरियाणा टीजीटी में यह प्रश्न पूछ चुका है। अब सुमेलित कीजिए। क, पद्म पुन्नालाल बख्शी के जो इतिहास ग्रंथ है वो कौन सा है, इसको सुमेलित करना है। तो हिंदी साहित्य का विमर्श, का क्या हो जाएगा दूसरा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, तो हिंदी भाषा और, कहां पर है, ऑप्शन नंबर ये 4 में है। तो क का दूसरा, ख का चौथा, क का दूसरा, ख का चौथा, क का दूसरा कहां पर है, क का दूसरा यहाँ पर है, और ख का चौथा ऑप्शन नंबर डी में है। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना जानी रहे हिंदी साहित्य की भूमिका, ग का पहला हो जाएगा, ग का पहला, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न जब प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन के अनुसार चलिएगा, इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अब इस प्रकार के प्रश्न जब प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं तो इसमें से 4 में से कम अगर आप 3 तक भी जानेंगे तो आपका जो है अब सही ऑप्शन आप देकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इसके ग्रंथकार का नाम पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 3 इतिहास ग्रंथ हैं। पहला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और इनका एक और ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल। 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिए हैं? ऑप्शन ए है मिश्र बंधु, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य यानी मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिए हैं। यानी गिनती में देखें तो 4591 याद रखिएगा, यानी लगभग 5000 जो है कवियों को स्थान दिए हैं। और ये मिश्र बंधु जो है ये 3 भाई थे,
क्या थे? 3 भाई थे और इनसे भी संबंधित कई बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, याद रखिएगा। और ये मिलकर कोई भी रचना जब करते थे, मिलकर ही करते थे। और इनकी रचना जो इतिहास ग्रंथ का नाम है, मिश्र बंधु विनोद नाम है, जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी है और अंतिम भाग चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी है। अब शिव सिंह सेंगर की जो रचना का नाम क्या है? तो शिव सिंह सेंगर की रचना का नाम है शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी, याद रखिएगा। और शिव सिंह सरोज ने अपने इतिहास ग्रंथ में 838 कवियों का विवरण दिए हैं, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ जो है उसमें उन्होंने 952 कवियों का विवरण दिया है, यानी लगभग 1000 कवियों को उन्होंने शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण का आधार क्या रहा है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो अपने इतिहास ग्रंथ में जो काल विभाजन किए हैं, तो कालों का नामकरण किस आधार पर किए हैं, यह प्रश्न पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर क्या किए थे? युग प्रवृत्ति के आधार पर वे क्या किए हैं? तो इसका क्या किए थे? अपने कालों का नामकरण किए हैं, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न था, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध आलोचक, सबसे प्रसिद्ध विद्वान कह सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनका इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें किस पद्धति को अपनाए? तो विधेयवादी पद्धति को अपनाए हैं। साथियों, अगर आपको बता दूं कि आपको इस जिससे हम एमसीक्यू करवा रहे हैं, इसका अगर आपको बुक चाहिए, अगर इसका एमसीक्यू बुक खरीदना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में उसका बुक दिख रहा होगा, उस लिंक में जाएं और इस बुक को खरीद सकते हैं। क्योंकि एमसीक्यू की बात होती है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात होती है या फिर घटना चक्र की बात होती है, तो आपके लिए हिंदी साहित्य का सबसे बेस्ट, अगर सबसे सबसे अच्छी अगर पुस्तक है तो वो है यूथ कंपटीशन का जो है, जिसमें लगभग जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं पूरे भारत में, यूजीसी नेट, टेट, स्टेट या फिर जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है विभिन्न राज्यों में, हिंदी साहित्य से सभी जितने भी सभी परीक्षाओं का इसमें क्या है तो निचोड़ है। लगभग 13,000 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो साथ ही इसको अगर आप तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे तो इतना निश्चित है कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठिएगा तो आपको इस यूथ कंपटीशन बुक से लगभग 50% प्रश्न आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इसको आपको देखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? तो सही जवाब है विधेयवादी पद्धति। यानी इसी पद्धति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाकर हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक को लिखा। और ये विधेयवादी पद्धति जो है इतिहास लेखन में सबसे प्रचलित, सबसे विकसित क्या है तो पद्धति रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है विजेंद्र स्नातक, ऑप्शन बी है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन डी है नामवर सिंह, ऑप्शन ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर विनय मोहन। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात करने वाले विद्वान कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा गारसा द तासी। जो विद्यार्थी लगातार पढ़ाई करें उनको तो देखते इसका जवाब दे दिए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न उनके लिए था। और साथियों बता दूं कि अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास का विभिन्न पुस्तकों का निचोड़ एक ही जगह पीडीएफ नोट्स आप पाना चाहते हैं तो भारतीय विजन क्लासेस पर हिंदी साहित्य का इतिहास संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारा मेरा नंबर दिया हुआ है, उससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ बता दूं साथियों को, अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास का सबसे अच्छा पुस्तक आप खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, उस लिंक में जाकर वीडियो आप जो है वह परचेस कर सकते हैं पुस्तक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल
कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? देखिए यहाँ पर उत्तर मध्यकाल को कंफ्यूजन कर दिया है सिर्फ, क्योंकि मध्यकाल दो भागों में है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? अब तो आप इसका जवाब जान गए। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा? तो अलंकृत काल कहा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, जिसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो 693 से मानते हैं, और वे हिंदी साहित्य को 693 से प्रारंभ कर उन्होंने दो भागों में हिंदी साहित्य का आदिकाल को जो है वो दो भागों में लिए हैं। संधि और चारण काल कहे हैं, संधि और चारण काल कहे हैं, जिसे हम आदिकाल कहते हैं। आदिकाल को वो संधि और चारण काल कहे हैं, और 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा? यानी उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल को ही रीतिकाल किसने कहा? तो रीतिकाल को रीतिकाल कहने वाले विद्वान जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो क्या है तो हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध विद्वान हैं, और कहा जा सकता है कि उन्हीं का इतिहास ग्रंथ को सबसे अधिक प्रमाणिक माना जाता है। अब हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अन्य विद्वान भी रीतिकाल का नामकरण किए गए हैं, उसके उसे भी हम देख लेते हैं। रीतिकाल को कला काल किसने कहा? तो रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। श्रृंगार काल किसने कहा? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। वर्ण कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए 252 वैष्णवन की वार्ता, ऑप्शन बी इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी 84 वैष्णवन की वार्ता, या ऑप्शन डी कविमाला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी साहित्य की दृष्टि से, और हाई लेवल का ये भी प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। अगर वर्ण अगर काल कर्मानुसार रहता तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी 84 वैष्णव की वार्ता जो है वो सबसे पहले यह पुस्तक आती। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अब निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, या हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास बिल्कुल, हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी सही है, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी सही है। हिंदी साहित्य की आलोचना ये सही नहीं है। हिंदी साहित्य की जो आलोचना है ये पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का समय सीमा निर्धारित किए हैं। संवत 1050 से 1350 विक्रमी, तो संवत 1075 से 1350 विक्रमी, संवत 1050 से 1375 विक्रमी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो ना 4 भागों में उन्होंने 900 वर्षों का इतिहास है उनके इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का, और 4 भागों में बांटे हैं। और उन्होंने हिंदी साहित्य का जो नामकरण याद रखेगा दोहरा पद्धति को अपनाए हैं, यानी हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते हुए सभी कालों का दो दो नामकरण किए हैं। इसलिए दोहरा नामकरण की पद्धति को जो अपनाने वाले विद्वान है वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को वीरगाथा काल कहा, भक्ति काल काल कहा, रीतिकाल और गद्य काल कहा, और बाद में उन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल भी स्वीकार किया। तो दोहरा नामकरण की पद्धति को अपनाए हैं, और काल विभाजन जो ईस्वी में ना करके वे विक्रमी संवत में किए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, और साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? यानी ज्ञान राशि का संचित कोष का नाम साहित्य है, यह जो है यह कथन किस विद्वान का है? तो यह सही जवाब है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये क्या है तो कथन है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्र शुक्ल ने
वीर गाथा काल को आदिकाल रामचंद्र शुक्ल के जो वीर गाथा काल है, उस वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? नहीं, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आदिकाल को आदिकाल कहने वाले विद्वान कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण है। चारण काल जॉर्ज ग्रेगसन, प्रारंभिक काल विश्वबंधु, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आधार आधार काल सुमन राजे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, आधार काल और किसने कहा? सुमन राजे के साथ आधार काल मोहन अवस्थी जी ने भी कहा है। आगे बढ़ते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि देखिए पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का जो नामकरण है वो श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार वर्णन करते हैं। श्रृंगार और प्रेम रस रीतिकाल का मुख्य विषय है। अब देखिए यह हाई लेवल का प्रश्न है। देखिए सभी ऑप्शन लग रहे हैं, मानो सभी ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इनसे सबसे अधिक जो सही है उसको हमें यहाँ पर देखना है। सही जवाब को आप छांटिए, कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो अगर रामचंद्र आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का इतिहास ग्रंथ पढ़े होंगे तो उसमें उन्होंने कहा है रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? शिव सिंह सरोज, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए 1833, ऑप्शन नंबर बी 1830, ऑप्शन नंबर सी 1836, ऑप्शन नंबर डी 1810। अब यहाँ लग रहा है एक भी ऑप्शन सही नहीं है। एक भी ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि शिव सिंह सरोज का जो रचना काल है 1883 ईस्वी है। कितना है? 1883 ईस्वी का समय है, तो इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? गद्य तक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि हिंदी साहित्य में अगर गद्य की बात हो तो कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को ही कहा जाता है, और प्रेमचंद जो है वो सिर्फ गद्य लेखन तक ही अपने साहित्य को रखा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले जो विद्वान है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेट यूजीसी नेट की एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में यह कथन कहे हैं? रामचंद्र शुक्ल जी का अगर आप इतिहास ग्रंथ पढ़े होंगे तो उसमें यह जो उनका कथन आया है वो किस प्रकरण में आया है? यह जो उनका कथन है वो प्रकरण 4 में आया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? अब हिंदी अनुवाद किसने किया? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, किशोरीलाल गुप्त ने इसका हिंदी अनुवाद किया, और हिंदी अनुवाद करके इन्होंने अलग नाम दिया। याद रखिएगा, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का जो जो है वह जो है उसका जो है अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने किस नाम से किया है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया है। और सच्चे अर्थों में जो कहा जाता है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास भी किसे माना जाता है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन की जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी, इसके लेखक कौन है? तो पादरी एडविन ग्रिप्ज हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न था। अगला प्रश्न है, और सबसे कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में यह कई बार यह कथन पूछ चुका है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किस लेखक का है? तो पढ़ने वाले विद्यार्थी तुरंत जवाब दिए होंगे कि आचार्य रामचंद्र
शुक्ल जी का यह क्या है तो कथन है। अब यहाँ कुछ विद्वानों के कथन है, उसे हम देख लेते हैं। तो सब प्रथम, साहित्य जनता के चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, यह कथन किनका है तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, यह कथन किनका है, यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे बढ़ते हैं। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं का कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभावोद्वाहक अभिव्यक्ति है, यह कथन बाबू गुलाब राय की है। और प्रेमचंद की जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। सभी महत्वपूर्ण कथन थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किनको है? व्यवस्थित रूप, तो सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो आधुनिक काल को गद्य काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को क्या कहा है तो गद्य काल कहा। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं में नहीं है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। इनमें से कौन है जो मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो मिश्र बंधु तीन भाई थे जिनकी रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ जो है। अब इसमें से कौन नहीं है तो याद कीजिए, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। तो गणेश श्याम सुखदेव हो जाएंगे, कृष्ण नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा, जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के सबसे पहले हिंदी नवरत्न किनकी रचना है? तो ये मिश्र बंधुओं की रचना है। अब इसका रचना काल पूछा है, क्या पूछा है, रचना काल पूछा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1910। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले विद्वान कौन है? काल विभाजन और नामकरण का, यानी काल विभाजन भी किया, नामकरण करने का जो श्रेय प्राप्त है वो किनको है तो जॉर्ज ग्रियर्सन को है, यानी डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन को जो है यह श्रेय है। उनकी रचना जो है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है सच्चे अर्थों में क्या है तो हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। और उसी ग्रंथ में इन्होंने काल विभाजन करने और नामकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास किए। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या उदय नारायण तिवारी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, हिंदी भाषा का उद्गम उद्गम और विकास, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास उदय नारायण तिवारी जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज ग्रियर्सन, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ही अपने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उनका नामकरण करने का प्रयास। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इसके द्वारा लिखा गया है। अब देखिए जो प्रश्न है कहीं ना कहीं यह प्रश्न जो है सही नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य की क्या है भूमिका है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो है यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किनका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़ते हैं, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? तो काशी नागरी प्रचारणी जो सभा है इसके संस्थापकों में से कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास बिल्कुल सही, ठाकुर शिव कुमार सिंह ये भी सही है, राम नारायण मिश्र ये भी सही है, रामचंद्र शुक्ल जी का संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत के अंतिम अभ्रंश अवस्था से। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन किनका ग्रंथ है?
तो सही जवाब हो जाएगा साहित्य का इतिहास दर्शन जो है वो नलिन विलोचन शर्मा जी का क्या है तो ग्रंथ है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्सा द तासी का किस रूप में उल्लेखित किया जाता है? वो काव्यकार थे, ऑप्शन ए में है, निबंधकार, समालोचक या इतिहासकार। तो सही जवाब हो जाएगा इतिहासकार के रूप में क्या है तो उनका जो है उल्लेख है वो इतिहासकार के रूप में है। और उनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है तो उनके इतिहास ग्रंथ का जो नाम है वह नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंडेविये हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अधिकतर साहित्यकारों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा। तो सही जवाब है सहरप्पा, यानी सहरप्पा को अधिकतर विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किए हैं। और इनको प्रथम कवि कहने वाले विद्वान कौन है तो राहुल सांकृत्यायन है। और इन्हीं सिद्धों और सामंतों के आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य का जो आदि काल है उसे सिद्धों और सामंत काल कहे थे। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है काल कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ यहाँ पूछा है। अब काल कर्मानुसार सबसे पहले इसका काल क्रम देख लेते हैं। शिव सिंह सरोज का जो समय है, शिव सिंह सरोज का जो काल समय प्रकाशन वर्ष है 1883। इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसका समय क्या है? इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी का जो समय है ये जो है इसका प्रकाशन दो भागों में हुआ था। दो भागों में तो इसका प्रथम भाग का प्रकाशन था, उसमें दो संस्करण थे 1839। तो इसको समझे 1839, इसका है 1883, इसका है 1800 क्या हो जाएगा तस्कीरा ये सुरा हिंदी, इसका जो समय हो जाएगा मौलवी कमरुद्दीन का है 1848। और द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इसका समय 1888। तो इसमें से 1839 सही हो जाएगा 1839। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? अब मिश्र बंधु विनोद चार भागों में है, तो प्रथम जो तीन भाग है, प्रथम तीन भाग का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1913 है। और चौथा भाग का प्रकाशन 1934 है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1934 ईस्वी जो चौथा भाग का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है यद्यपि मैं खुद उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती हूं लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह कथन किनका है? यह कथन किनका है तो ऑप्शन नंबर बी गार्सादा तासी जी के है। गार्सादी तासी का जो इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसमें उन्होंने जो है इनका इतिहास ग्रंथ है और इस इतिहास ग्रंथ में उन्होंने हिंदी और उर्दू कवियों को स्थान दिए थे। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किए? द्वितीय उत्थान, हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान। प्रथम उत्थान का समय क्या बताए थे तो संवत में, इन्होंने संवत में बताए, संवत में चलेंगे, संवत में तो संवत में बताए थे और यहाँ ऑप्शन ईस्वी में है ना। तो प्रथम उत्थान का जो समय बताए थे संवत में 1925 से 1950, 1925 से 1950 संवत में। इसको अगर ईस्वी सन में देखा जाए तो हो जाएगा 1925 में। अगर इसको अगर 57 वर्ष से घटाएंगे तो 1868, 1868, 1868 से क्या हो जाएगा 1893 हो जाएगा, ये प्रथम उत्थान। तो द्वितीय उत्थान क्या हो जाएगा 1893 से 1918। यहाँ पर सही जवाब कहां पर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्वितीय उत्थान का समय है 1893 से 1918। संवत में चलेंगे तो संवत 1950 से 1975। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ईके, मैक मुलर, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन या रामचंद्र शुक्ल। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक है फ्रैंक ईके हैं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जो है उनका नाम है जेसुआ केटलर, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और इनका जो जो हिंदी का व्याकरण का नाम है वो हिंदुस्तानी ग्रामर है और जिसका समय है 1698 ईस्वी। ये भी याद रखिएगा 1698 में
इस इतिहास ग्रंथ को लिखे हैं और ये जो है हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, जो है किशोरी दास वाजपेयी जो है वो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। और इनका जो ये जो ग्रंथ है ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह जो है ये व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? तो हिंदी शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है। और किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में, याद रखिएगा ब्रज भाषा में है और व्याकरण ग्रंथ है हिंदी शब्दानुशासन। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और यहां समझ लेना है, अगर सिर्फ शब्दानुशासन पूछे, सिर्फ शब्दानुशासन पूछे तो शब्दानुशासन जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ जो है वो सिर्फ अगर शब्दानुशासन पूछे तो यह हेमचंद्र की ग्रंथ है। और हिंदी शब्दानुशासन बोलेगा तो हिंदी शब्दानुशासन के जो लेखक वो कौन है? तो वो किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए। एक भाग और इसका बचा हुआ है। एक भाग में आज हम आधे प्रश्नों को देखे हैं, आधे प्रश्न और बचे हुए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दो भाग में इस क्लास को हम कंप्लीट करेंगे और हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा से एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। यानी प्रतियोगी परीक्षा में जब जाइएगा तो आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। इसका दूसरा भाग हम कल के बाद परसों, यानी आज आपका हो गया 31 तारीख, तो 2 तारीख 31 1 2 तारीख को हम फिर से पुनः प्रतिदिन आप 7 बजे भारतीय विजन क्लासेस से जुड़ जाएंगे। भारतीय विजन क्लासेस पर प्रतिदिन शाम 7 बजे आपको हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित एमसीक्यू जो वीडियो क्लासेस हैं वो प्रतिदिन आते हैं। आप भारतीय विजन क्लासेस से जुड़े रहें।